गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज 10 मई है तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस के कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे और जो आप लोग ये यूज़फुल होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहाँ पे प्रीलिम्स के स्तर पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाती है। तो लगातार हम चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी में आज देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, भारत का मजबूत रक्षा कवच। पाकिस्तान के साथ जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें भारत के रक्षा कवच की चर्चा बहुत हो रही है। तो यहाँ से प्रश्न आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी तथ्यों को अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक टेरिटोरियल आर्मी की चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पक्ष क्या है, यह कैसे लाभ देता है, ऐसे किस स्थिति में बुलाई जाती है, सभी पक्षों को देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे सिंधु जल समझौता, वर्ल्ड बैंक केवल मध्यस्थ है, वर्ल्ड बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है। और साथ ही साथ समझेंगे किसी भारतीय का किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में होना कितना भारत के डायस्पोरा के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत के विदेश नीति के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको यह समझ में आएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने स्पष्ट अपनी बातों में साफ साफ कह दिया है कि सिंधु जल समझौते में हम केवल मध्यस्थ हैं, इसके अलावा और हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो इनके सभी पक्षों को हम देख लेंगे। फिर इसरो के साथ सैटेलाइट क्यों चर्चा में है। अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो घटनाक्रम चल रही है उसमें भारत के साथ सैटेलाइट बहुत ही चर्चा में है, तो इसे आप लोग जरूर जानिएगा। युद्ध केवल युद्ध के सामग्रियों से नहीं जीती जाती है, गोला बारूद से नहीं जीती जाती। युद्ध अपने मस्तिष्क में और साथ ही साथ हम उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, उसके परिप्रेक्ष्य में जीती जाती है। हम किन किन तकनीकों का उपयोग सही समय पर कर पा रहे हैं उसके माध्यम से जीती जाती है। तो यह 7 सैटेलाइट किस प्रकार से भारत के रक्षा मजबूती दे रहा है, साथ ही साथ भारत के भावी भारी भावी जो घटनाक्रम घटेगा, युद्ध के पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद फेंकी जाएगी, मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, ड्रोन छोड़ी जाएगी, उसको कैसे इंटरसेप्ट कर रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 7 सैटेलाइट के परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे। तो आज का करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्षा प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए तो अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का संकल्प हमारा है रतन टाटा। इनसे आप सभी व्यक्ति जन्म के साथ ही इनको देखे होंगे और इनके बारे में पढ़े होंगे। इनका कहना है, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं फैसले लेता हूँ और उसे सही साबित करने में लग जाता हूँ। यह कोटेशन इनके द्वारा जब भी बोला गया, यह इनके व्यक्तित्व का है ना निर्माण करता है, साथ ही साथ इनके विजन को स्पष्ट करता है कि विश्वास फैसले में नहीं होता है। फैसले जो आप ले रहे हैं आज के जीवन में, आज कल और अपने भविष्य को लेकर, वो फैसला इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको पूर्ति करने में आपने जो लगन लगाई है, जो मेहनत की है और उसके पीछे का जो रोड मैप आपका, वो इम्पोर्टेंट है। क्या उस फैसले को सही साबित कर पाएगा। जो आज आपने जो फैसला लिया है अपने जीवन के बारे में, जो भी करना है आपको, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, XYZ कुछ भी बनना आपको है, तो क्या उस फैसले को साबित करने में आप में क्षमता है। क्षमता के संदर्भ में आपके फैसले डिसाइड होते हैं कि आपके फैसले उस क्षमता पे डिपेंड करेंगे कि आप जो फैसले आज ले रहे हैं वो कल साबित होगा या नहीं। अगर साबित होता है तो आप खुद को खुद को सोसाइटी के बीच, अपने आत्मसम्मान के बीच उसको स्थापित कर पाइएगा, अन्यथा आपकी क्षमता ही उसे डिक्लाइन के दौर पर ले जाएगी। तो इसे इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं। रतन टाटा के जीवनी से लाइफ लेसन से हम कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहला, आपको सबसे पहले इनसे सीखना क्या है। सबसे पहले आप सीखिए इनसे नेतृत्व करना, कि नेतृत्व कैसे सही होता है। जब एक अधिकारी के तौर पर आप बनिएगा, अपने पद पर जाइएगा, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा नेतृत्वकर्ता कैसे बना जा सकता है। इनके जीवनी से, इनके पूरे वर्किंग स्पेस से आप सीख सकते हैं कठिन समय में अपने टीम के साथ होना। कठिन समय में यह अपने टीम के साथ होते थे, हमेशा आपको दिखेंगे अपने टीम के साथ होते हुए। तो यह एक महत्वपूर्ण है। जैसे 2008 के मुंबई हमला जब हुआ था, तो आप उस समय देखिए रतन टाटा खुद ताज होटल पहुंचे और कर्मचारियों पीड़ितों के परिवारों से मिले। तो ताज होटल की घटना चाहते तो ये अपने ऑफिशियल हैंडल से या ऑफिशियल टर्म से चीज़ों को मैनेज कर सकते, पर नहीं। उन स्थितियों में जब बम बारूद चल रहा था
ताज होटल में आतंकवादी जब हमला हुआ था, तो ये पर्सनली जाके अपने उन व्यक्तियों से मिले जो ताज होटल में अपने ग्राहकों को अपने जान पर खेल कर बचाए थे। तो सोच के देखिए, कठिन समय में अपने अपने लोगों के बीच होना चाहिए। जोखिम उठाने का हिम्मत आप में जरूर होनी चाहिए, इनसे सीख सकते हैं। जोखिम उठाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। सफलता के लिए नए नए प्रयोग बहुत जरूरी है। प्रयोग करने से आप नहीं डरिए, आप तकनीकों का उपयोग कीजिए, नए नए टेक्निक लाइए जिसके आधार पर आपको यह सफलता प्राप्त हो। तो उसके लिए डरना नहीं है, उसके लिए हमें यह नहीं सोचना है कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, कितना सफल होंगे। यह तय करेगा आपके हजार असफलताओं में एक सफलता के संदर्भ से। एडिसन का यहाँ नाम ले सकते हैं आप। बल्ब बनाने से पहले वो 1000 बार फेल हुए, तो उनका एक पॉजिटिव मैसेज था, हमने 1000 बार उसकी तकनीक को सीखा कि बल्ब बनाते कैसे हैं। तो यह भी एक पॉजिटिव मैसेज है कि आप लगातार सीख पाएंगे जोखिम उठाने के क्रम में आप में गलतियां कहाँ कहाँ होती है, उन गलतियों को कैसे सुधारना। तो नेक्स्ट जनरेशन को आप ये सिखा पाएंगे कि गलती ये नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते वक्त बहुत सी गलतियां किए होंगे जो हमें उस वक्त के मेंटोर के द्वारा नहीं समझाया जा सका होगा या हम समझ ही नहीं सके होंगे। तो इस दौरान हमें ये पता चला कि हमको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, तो हम आप लोगों को गाइड कर पाते हैं। तो यही एक जीवन लेसन के तौर पर आप सीख सकते हैं। इसमें भी पॉजिटिवनेस आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप इनसे सीख सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन आप जरूर इनसे सीखिए। लॉन्ग टर्म या हम इसे कह सकते हैं दीर्घकालिक विजन इनका होता है, यह जरूर सीखिए इनसे। क्योंकि देखिए, जब आपका एक विजन होता है, एक घटना घटी थी कि यह रास्ते में जा रहे थे और अपने कार के शीशा खोल के देखते हैं तो बाहर एक बच्चा, एक फैमिली जा रहा है जो बारिश में भीग रहा है। तो इनके विचार में आता है कि हम ऐसा कार बना सकते हैं क्या उस छोटे से परिवार को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचा पाए। तो नैनो कार, आप सुने होंगे एक नाम, नैनो कार। तो नैनो कार बनाने के लिए इनके विचार आया। तो इन्होंने वादा कर रखा था कि 1 लाख में हम इसे उपलब्ध कराएंगे, 1 लाख में। पर जब इनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, सारी चीजें हुई, तो नैनो कार का जो कॉस्ट वैल्यू आया वो 1,30,000 आया। तो 30,000 लॉस लेकर भी इन्होंने उस व्यक्ति के विचार को है ना साबित किया। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं हर जगह पैसा कमाया जाए। उनके संदर्भ में तो आप देखते होंगे आज बहुत सी कंपनियां ने नैनो कार बना रही है, लोगों का विचार ही चेंज कर दिया गया। तो यह सोचिएगा, लॉन्ग टर्म विजन में घाटा नुकसान नहीं, फायदा नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि इसके दीर्घकालिक परिणाम कैसे आएंगे। तो लॉन्ग टर्म विजन आप इनसे सीख सकते हैं। और एक बात सीख सकते हैं, आलोचना से कभी नहीं डरना। इसी से जुड़ा हुआ बहुत सा आलोचना इनका किया गया था कि यह पागल हो गया है व्यक्ति, बिजनेस को ना ट्रैप कर देगा, कंपनी बैठ जाएगी। सिंगूर से लेकर मुंबई तक के ट्रांसफर, आपको गुजरात तक के ट्रांसफर जब नैनो कार का हो रहा था, उस दौरान जितना का कार का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता उससे ज्यादा शिफ्टिंग में चार्ज लग गया था। तो इनका बहुत ही आलोचना हुआ था, पर उन्होंने एक विजन तय कर लिया था ना, फैसला ले लिया था, और इन्होंने साबित करने के लिए प्रयास किया। तो इसी से आप सीख सकते हैं कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। बोलने वाले बोलते रहेंगे, आपका काम है चलना, काम करते रहना, दृढ़ संकल्प होकर अपने लक्ष्य तक प्राप्त करना। आपकी सफलता ही सब कुछ पहचान दे देगी, ये इस पक्ष को समझिएगा। और जब सफल हो जाते हैं ना, तो अपने रूढ़ संस्कृति को कभी मत भूलिए, भारतीय संस्कृति को कभी मत भूलिए। यह इनके भारतीय संस्कृति को या हम बोले सोच को कभी मत भूले, इनसे सीख सकते। ये जहाँ गए वैश्विक ने, तो अपने रूढ़ संस्कृति को जरूर अपने साथ रखे, अपने मूल संस्कृति को जरूर साथ में रखे और भारतीयता की पहचान दिलाए। तो ये सब सीख सकते हैं आप इनके संकल्प से, आज के संकल्प में। यह सेगमेंट इसलिए शुरू किया गया है ना कि आप शुरू से ही क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं कि हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिन्होंने विभिन्न असफलताओं के बाद सफलता प्राप्त की है। तो आप छोटे छोटे कदम बढ़ाइए और उसको सफल करने का प्रयास, डेली एक संकल्प लीजिए, एक संकल्प को आधार बनाकर अपने आज के चीजों को सही कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो डीएनए कोर्स है 2 प्रकार से मिलते हैं, एक बेसिक बैच के तौर पर, एक प्राइम बैच के तौर पर। प्राइम बैच को सभी चीजें उपलब्ध कराई जाती है जो दिया गया है, और यह ऐप पर उपलब्ध कराया जाए। जो भी पीपीटी होगा, जो भी क्लास नोट्स होगा, ये सारी चीजें ग्रुप में जो
जो आपको पेड ग्रुप है उस पर उपलब्ध कराया जाता है। मेंटरशिप मेरे द्वारा आपको लिया जाएगा, 1 डॉट सॉल्विंग सेशन भी लिया जाएगा। और बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है, इसका पीपीटी आपको क्लास के एक दिन के बाद उपलब्ध करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है, कहीं नहीं, टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल युक्तिया इसका जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। जिनको भी इनका पीपीटी चाहिए क्लास नोट्स का, तो आप इसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको बेसिक प्राइम बैच का फी 999 रखा गया डिस्काउंट के साथ। बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है, केवल यह क्लास और पीपीटी आपको उपलब्ध करा। इसके साथ यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको सपोर्ट किया जाता है, फ्लो चार्ट डायग्राम कैसे बनाना है, और साथ ही साथ आप कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट यह सुविधा आपको दी जाती है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। डीएमपी डेली मेंस प्रैक्टिस, आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं प्राइम बैच को, बेसिक बैच के बच्चों को। प्राइम बैच की कॉपियां जरूर चेक की जाती है, और बेसिक बैच के बच्चों को अपने स्तर पर अभ्यास कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप क्या है, तो सिर्फ यह प्राइम बैच के बच्चों को, जिसके लिए एक्सपीरियंस मेंटर प्लस मेरे द्वारा ही आपको 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाता है। कोई भी क्यूरी किसी भी समय तो हमसे बात कर सकते हैं और उससे संबंधित चीज़ों को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। डीएमपी का मूल्यांकन भी किया जाएगा, उत्तर मॉडल दिया जाएगा, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। अब है आपको, अगर युक्तिया इस पर आए हुए हैं तो इसे जरूर सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ी बहुत सी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती है। पेपर कटिंग आपको आपको उपलब्ध कराया जाता है व्हाट्सएप चैनल पर। आप जाके जरूर पेपर कटिंग वहाँ देखिए, व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, लिंक आपको सभी चीज़ें उपलब्ध कराई हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर भी आप कीजिए लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि और भी हम चीज़ें बेहतर कर पाए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर है तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। भारत का मजबूत रक्षा कवच है क्या? तो भारत के मजबूत रक्षा कवच के सितारे कौन कौन से हैं? तो पेचोरा का नाम अभी सुन रहे होंगे। तो यह पेचोरा 125 नेवा पेचोरा के नाम से जाना जाता है। सदी के 7वें दशक में यह भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। यह अमेंड एरियल व्हीकल यूएवी सहित कई तरह के हवाई खतरों को निपटता है, सक्षम होता है। V600 मिसाइल का इस्तेमाल करता है। यह ध्यान रखिएगा, ये पिचोरा सिस्टम रडार गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और फायर कंट्रोल यूनिट शामिल करता है। यह मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, यह लक्ष्य डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, और लॉक करने के बाद 4R9 यातागमन रडार पाथ बैरोबॉलिक एंटीना का इस्तेमाल कर उसके टारगेट को नष्ट करता है। इस तरह ये लक्ष्य के खिलाफ प्रभावी होता है। पेचोरा धीमी गति से या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्य के खिलाफ खास तौर पर प्रभावी है। ध्यान रखिए, जो धीमी गति से चलता है और जो लो लोकेशन पर होता है, जो धरातल से कम दूरी पर होता है। बहुत से मिसाइल हाई रेंज के होते हैं, कोई मीडियम रेंज के होते हैं, कोई लो रेंज के होते हैं। जो लो रेंज का मिसाइल होगा इसको पिचोरा टारगेट करेगा और ध्यान रखिएगा उसको समाप्त कर देता है। इसका पिचोरा का जो टारगेट रेट है, सफलता रेट है, सक्सेसफुल रेट है, वो 92% है। सोच के देखिए, अगर 100 मिसाइल आ रहा है तो मात्र उसमें 8 है ये ना, इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बाकी 92 को यह डिटेक्ट करके नष्ट कर दे रहा है। मौजूदा तनाव में इसकी भूमिका क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मौजूदा समय में पाकिस्तान के समय जो तनाव बढ़े हुए हैं, ये वायुसेना के अहम ठिकानों पर इसकी तैनाती की गई। पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने में पिचोरा सिस्टम अहम भूमिका निभाई है। अपग्रेडेड और भारत के इंटीग्रेटेड एरिया कमांड और कंट्रोल सिस्टम को इसे शामिल किया है, और प्रभावी रूप से इसे एयर डिफेंस नेटवर्क के आकाश एनजी और भी बहुत तरीके के सुदर्शन चक्र जो हमारे मिसाइल तकनीक है वहाँ पर क्या किया जाए, इसको प्रयोग किया जा रहा है और इससे लाभ लिया जा रहा है। तो 900 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक साथ 2 लक्ष्य को टारगेट कर सकता है, तबाह कर सकता है। 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई, ध्यान रखिए दूरी, जो जमीन से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर ऊंचाई को लक्ष्य का हमला करके नष्ट कर सकता है। 100 मीटर के दूर तक के लक्ष्य को डिटेक्ट कर सकता है पिचोरा सिस्टम। 100 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पिचोरा सिस्टम लगा हुआ तो इससे 100 किलोमीटर की दूरी, ध्यान रखिएगा, जो भी मिसाइल इधर से आएगी उसको टारगेट कर सकता है। तो यह पिचोरा सिस्टम लो मिसाइलों के लिए, ड्रोनों के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। और इसलिए आप देखते होंगे मिसाइल, आपको जो ड्रोन छोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, उसको नष्ट कर दिया जा रहा है। पिचोरा सिस्टम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अदा करता है। युद्ध केवल देखिए, युद्ध केवल है ना गोला बारूद से नहीं जीता, हमारे पास अस्त्र कैसे, तकनीक कैसे, हम एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हम उपयोग करते, इसका भी होना बहुत जरूरी है। फिर एक समर का नाम आता है। समर क्या है?
सरफेस टू एयर मिसाइल है, अर्थात सरफेस पे ये रखा रहेगा, जब गाड़ी में रखा रहेगा और एक इंटीग्रेटेड टारगेट पर रखा रहेगा, और उसके बाद ये जमीन से एयर टू में क्या करेगा, मार करेगा। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एवोसनिस एसयूड रिलेशन, यह भारत का एक खास हथियार है जो आमतौर पर क्या करता है, खतरों को ढेर करने के लिए बनाया गया है। एक तब छोटी दूरी की मिसाइल है जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दुश्मन के फाइटर जेट को पलक झपकते गिरा देता है। वजन देखिए इसका क्या, 105 किलोमीटर है। समर 1 का, समर 2 253 किलोमीटर, लंबाई 10 फीट है और यह 13.2 फीट है। रेंज इसका है, जो समर 1 था उसका 12 से 40 किलोमीटर तक यह क्या कर सकता है, मार कर सकता है। 12 से 40 समर 1, ध्यान रखिएगा S1, और यह दूसरा समर 2 है वो मार कर सकता है 12 से 40 किलोमीटर, समर 2 भी। पर ध्यान रखिएगा यह इससे ज्यादा उन्नत संस्करण का है। अब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको लक्ष्य पर हमला कर मिसाइल को समाप्त कर सकता है। ध्यान रखिएगा कैसे काम करता है समर। समर का काम है आसमान में दुश्मन के हवाई हमलों को रोकना। मान लीजिए कोई ड्रोन या जेट भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो समर उसे ट्रैक करके तुरंत नष्ट कर देता है। समर लद्दाख की ऊंचाई पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों में तैनात किए थे। बहुत ही पोर्टेबल होता है, कोई गाड़ी में बैठाइए, ले जाकर रख दीजिए, उसके साथ एक एंटीना लगेगा सर्विलांस के तौर पर, और एक अलग से एंटीना रहेगा फेज 2 में, आपको क्या करेगा, इसको गाइडेड करेगा। अरे गाइडेड करेगा, ध्यान रखिएगा ये लक्ष्य में टारगेटेड नहीं होता है। अब क्या सॉरी टारगेटेड होता है, टारगेट फिक्स कर दीजिए और ये जिस दिशा जिधर जिधर बदलेगा, मान लीजिए जिधर भागेगा तो ये पीछे पीछे जाके इसको ना मारेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको रखना है कि देखिए समर का ये महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे समर पहले छोड़ा गया ऐसे, इसके बाद ये टारगेट लॉक किया, उसके बाद ये समर अपनी दिशा बदलते हुए जाके मार करता है। तो यह लक्ष्य तक आपको क्या करेगा, सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करता है। L700, ध्यान रखिए L700 क्या है, एक स्वीडन की बनी 400 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो भारत ने इसे अपग्रेड किया, और यह भारतीय सेना और वायुसेना कम ऊंचाई वाले डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। लक्ष्य ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई के उड़ने वाले विमान को टारगेट करता है। 4 किलोमीटर इसका रेंज है। तो इसमें 300 राउंड प्रति मिनट की गोलियां फायर की जा सकती। सोच के देखिएगा, प्रति मिनट 300 राउंड। 1000 से ज्यादा L700 गन भारत के पास वर्तमान में है। योगदान इसका है, L700 पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर में। इसकी सटीकता, तेज फायरिंग इसके प्रभावी बनाता है। अब सिल्का का भी नाम याद रखिएगा। सिल्का सोवियत संघ अर्थात अभी रूस का, ध्यान रखिए, बनी स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो 27 मिली की 4 तोहफे होती है। यह भारतीय सेना में कम ऊंचाई वाले एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा है। एयर डिफेंस कहने का मतलब एयर में ही चीजों को समाप्त करने का, हमारे पृथ्वी पर आने, हमारे सीमा में आने ही नहीं देना, उसको एयर डिफेंस के तौर पर ही समाप्त कर देना है। वो अलग अलग है, कोई 40 किलोमीटर है, कोई आपको 200 किलोमीटर है, कोई 500 किलोमीटर। हमारा S4 400 है ना, 400 मीटर तक है। तो ये डिफेंस सिस्टम का मजबूत पार्ट माना जाता है। यह लक्ष्य क्या करेगा, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, कम ऊंचाई वाले विमान को क्या करता है, नष्ट करता है। यह भी एक टारगेटेड चीजों को लक्ष्य बनाता है। एक S400, अब ध्यान रखिएगा S4 US ग्रेड बराक 8 आकाश ड्रोन रोधी टेक्नोलॉजी गुच्छा है, ढाल रहा है भारत के लिए प्रहार क्षमता को बेहतर कर रहा है। देखिए एक हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, हमारा लेयरिंग एडवांस सिस्टम है। हमने हर लेयर पर हर किलोमीटर का 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर हर ऊंचाई का लेयरिंग करवा रखे हैं। तो जिसके आधार पर क्या होता है ना कि कोई दुश्मन हमारे किसी भी स्तर पर मिसाइल छोड़ रहा है, वो लो मीडियम रेंज का हो, मीडियम रेंज का और हाई रेंज का हो, उसे भी मार गिराते हैं। कम दूरी का हो, अधिक दूरी का हो, उसे भी मार गिराते हैं। तो इसलिए हमारा है ना सफल रहा है अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम। एक ही ध्यान रखिएगा, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, तो उसी में आपको ध्यान रखना है भारत की एयर डिफेंस प्रणाली आपको क्या करता है, हमें न केवल रक्षा दे रहा है बल्कि हमें आत्मविश्वास भी दिला रहा है कि हम एक जगह अगर असफल होते हैं, छोटे लेयर पर हम असफल होते हैं, दूसरा हमारे लिए तैयार है। तो हमारे तक लोगों तक पहुंचने में उसकी गोली बारूदें समाप्त हो जाएंगी। डेली आपको 400-500 है ना ड्रोन हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, अप्रोक्सीमेटली मान लिया जाए, और 500 उस एयर ड्रोन हमले को भारत का एयर डिफेंस सिस्टम रोक रहा है। तो यह केवल एक का नहीं है, बुनियादी हमारे पास बहुत से अपग्रेडेड सिस्टम है। इसमें S400 जो रूस का बना हुआ है, जिसे हम लोगों को दिया गया है,
उससे सबसे बेहतर है एयर S-500 जो रूस के पास है। ध्यान रखिएगा, इसका है ना छोटा भाई मानिए इसको। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये हमारे एयर डिफेंस को और भी मजबूत कर रहा है, जिसमें हम एकीकृत काउंटर अनमेडेड एरियल सिस्टम ग्रिड S-400 ट्राइप सिस्टम, बराक 8 मिसाइल, आकाश सतह से सतह में मार करने वाले मिसाइल, DRDO के ड्रोन रोधी तकनीकें, ये सभी मिलकर भारत की एयर डिफेंस को हवाई ढाल बना रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जो POJ के 9 आतंकी मारे गिराए गए, साथ ही साथ वर्तमान स्थिति में जो स्थितियां बनी है इसमें S-400 बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अदा कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा 2018 में 5 S-400 ट्राइप स्क्वाड के लिए रूस से 35,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। 5 तो यह सीमा पर लगा हुआ पाकिस्तान के सीमा पर, जिससे भारतीय नाम सुदर्शन दिया गया। नाम इसका ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, सुदर्शन। तो इस तरीके से S-400 भारत में सुदर्शन बोला जाता है, तो इसे याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है आप लोग से। अब यह 3 स्क्वाड फिलहाल पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं में तैनात किए जा चुके हैं। वहीं बराक 8 जो है मध्यम दूरी के सतह से सतह मार करने वाले मिसाइल है, जो सीमावर्ती इलाकों में रखवाले के लिए तैनात किया। इसराइल से बराक के लिए 2017 में $2.5 बिलियन का रक्षा समझौता भारत और इसराइल मिलकर बराक का निर्माण करवाया था। और ये स्वदेशी आकाश मिसाइल बैटरियां और DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम में एयर डिफेंस को मजबूत करता है। तो इस तरीके से हमें हर लेयर पर हमें उपलब्ध क्षमता हमारे पास, इसलिए हमारी सेना और भी मजबूत होकर पाकिस्तान जैसी जो नशेड़ी जो देश है उसको है ना अच्छे से सबक सिखाती है। उसकी जनता भी बोल रही, मैंने कल एक वीडियो देखा था कि भारत का परमाणु पुराना हो गया है। सोच के देखिए वहाँ के नशेड़ी जनता, वहाँ नशेड़ी पार्लियामेंट कैसे लोग हैं। पार्लियामेंट में बैठ के लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री उस देश का, कि भारत के है ना, भारत का जो हमारा फाइटर जेट है उसको 5-5 फाइटर जेट गिरा दिया गया है। उसको इतना तक नहीं पता है कि सबूत दिए जाते हैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर। हाँ गिराए तो ठीक है, अमेरिका इसकी पुष्टि करेगा, भारत इसकी पुष्टि करेगा कि हाँ उसके जो एयरक्राफ्ट है उसको गिरा दिया, सुखोई को हमने गिरा दिया, ये सब दावा किया जा रहा। फ्रांस इसका रिपोर्ट को दावा करेगा कि हाँ मेरी इस क्षेत्र पर जाके यह एयरक्राफ्ट गिर गया है। तो यहाँ पर सोच कि जिसके देश का प्रधानमंत्री ही नशा करके बैठा हुआ है तो उसकी जनता को क्या कहना। तो यहाँ पर देखिए, आपको एग्जाम भावनाओं में नहीं बहना है, एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को कवर करना है। और एग्जाम के लिए जो चीज़ें हैं, भावना हमारे राष्ट्र हित में सब पड़ी रहेगा, वो हमेशा है, ठीक है ना। पर वहाँ से हमें क्या सीखना है, हम किस तरीके एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम चर्चा में आया, उसमें विश्व के सभी एयर डिफेंस को भी चर्चा में कर दिया। तो प्रश्न हो सकता है S-400 से नहीं पूछे, पर अलग से पूछ सकता है। तो विश्व के महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम को भी देख लेते हैं। जैसे S-500, इसका प्राथमिक डिजाइन कार्य अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो बीच में हवा में रोकना नष्ट करना इसकी क्षमता है। इसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और वायु रक्षा के लिए विमानों के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम के तौर पर देखते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसे बोला जाता है। ध्यान रखिए, इसके जो मिसाइल होते हैं हाइपरसोनिक वेग से चलते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बनाइएगा क्रॉनिक मिसाइल क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है और हाइपरसोनिक क्या होता है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे। लता जो पिछले वर्ष तय कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मैं नहीं बताया हूँ। तो एक बार रिविजन जरूर कीजिए। और इस बार जो इंटरव्यू देंगे जनवरी 2024 से लेकर अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड है उसका क्रिप्स नोट्स जरूर बनाइए, नहीं तो समस्या आपको एग्जाम मेंस का रिजल्ट आएगा, समस्या आपके सामने दरवाजे पर खड़ी रहेगी कि हम करेंट और उससे संबंधित पार्ट को कैसे कवर करें। क्योंकि इंटरव्यू के समय हो सकता है आपका आज का ही घटना पूछ दे, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें पूछ देगा जो आपके पूर्ववर्ती वर्षों में घटी है। तो यह आप पहले से ही तैयार है इसके लिए। ऐसा नहीं कि बाद में उसमें भोज हो, उस समय कोहड़ा रोपने जाए और पता चला कि खाने वाले लोग लेके खाना खाए बिना चल गए, तो आप ही की तूतू होगी, समझ लीजिए। व्यक्तिगत तौर पर आप अपने असफलताओं के लिए जिम्मेदार होंगे, जवाबदेह होंगे। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, तो इसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप देखें, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सफलता के लिए एक प्राथमिक कड़ी है जिसको आप आसानी से
क्रॉस कर पाए, उसे लांग पाए। ठीक है। एंटी मिसाइल बैलिस्टिक नियोजित सीमा 500 से 600 किलोमीटर है। या यहाँ अगर यहाँ पर टारगेट है तो ये 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर रेंज वाले आने वाले सभी मिसाइलों को ये नष्ट कर सकता है हाइपरसोनिक स्पीड क्रूज मिसाइल के तौर पर। विश्व के प्रमुख एयर डिफेंस में S-400 ट्रम्प जो रूस का है, जो भारत ने इसे सुदर्शन दिया अपना नाम अपने पास, तो यह भी एक महत्वपूर्ण है। इसी का 500 का छोटा भाई इसको बोलते हैं। एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में क्षमता रखता है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी रखता है। यहीं पर आपको अमेरिका का पेस 3, ध्यान रखिएगा, पेट्राइट पेस 3, यह निर्माता कंपनी इसका अमेरिका का है, जो रेंज इसका 70 से 160 किलोमीटर है। विशेषता बैलिस्टिक मिसाइल और विमान के विरुद्ध सटीकता से हमला करता है। इस तरीके से यह एयर डिफेंस सिस्टम भी महत्वपूर्ण है। आयरन डोम इजराइल का है। आप फिलिस्तीन हमले में इसका खेल देख चुके, प्रदर्शन देख चुके हैं, कैसे अपने टारगेटेड को यह समाप्त कर रहा था। तो इसकी कंपनी ध्यान रखिए 470 किलोमीटर तक ये मुख्य रॉकेट और मोटार हमलों को क्या करता है, समाप्त करता है। शहरी क्षेत्रों की सुरक्षा करता है, त्वरित प्रतिक्रिया करता है, रियल टाइम पर क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। अमेरिका का कॉम्बैट सिस्टम है, एगिस कॉम्बैट सिस्टम, ध्यान रखिएगा। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन आदि उपयोग कर रहा है अभी इसका। नौसेना आधारित SM-2 SM-3 मिसाइलों के साथ आपको क्या करता है, बैलिस्टिक मिसाइलों के समक्ष रक्षा करता है, उसके विरुद्ध आपको यह कार्य करता है। बराक 8 इजराइल भारत का संयुक्त एयर डिफेंस सिस्टम है। यह ध्यान रखिएगा, इजराइल और DRDO भारत के द्वारा विकसित किया गया है मिलकर। 700 से 100 किलोमीटर की दूरी रेंज को यह क्या करता है, आने वाले मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। समुद्री और स्थल आधारित दोनों संस्करणों में उपलब्ध है। और HQ-9 जो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत ने तबाह कर दिया था, अब यह चीन की कंपनी है, वो बनाती है। अब 200 किलोमीटर का रेंज है। S-300 प्रणाली से प्रेरित है, चीन की लंबी दूरी का एयर डिफेंस प्रणाली है ये। ध्यान रखिएगा, एक चीज घटना यहाँ से हुआ था, जब भारत ने एयर डिफेंस 400 लिया तो चीन ने भी एयर डिफेंस 400 लेने की मांग की, पर भारत MTR का सदस्य है, तो जिसके बाद पाकिस्तान रूस ने चीन को 300 S-300 दे दिया। और रूस बोलता है कि हमको क्यों रूस दे दिए 300, हम तो तुमको 400 का ऑर्डर दिए, तुम तो बोला गया MTR का आप सदस्य नहीं हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी रिज्म का। तो ध्यान रखिएगा, यह घटना भी है कि हम किस स्तर पर हमारा सहयोगी देश हमें सपोर्ट करता है। मान लीजिए रूस अपने उस समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन के साथ पैसे मिले थे अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, क्योंकि अभी ऐसी वैश्विक है, कोई संस्था काम नहीं कर रही, जिसको जिसके पास शक्ति है वही अपना प्रदर्शन कर रहा। वो बात करें अमेरिका की, रूस की, चीन की, इजराइल की, भारत की, पाकिस्तान की, किसी की भी बात कर लें, यूक्रेन की, सब अपने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख के अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। कोई वैश्विक संस्था भी काम नहीं कर रही है, बोल रहा है, सुन नहीं रहा है कोई। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो मित्र राष्ट्र है हमें सहयोग कर सकता है इस मामले में। हमारा अमेरिका हमारे साथ किस तरीके के टेक्नोलॉजी हमारे साथ साझा कर रहा है, अगर वही टेक्नोलॉजी दूसरे देश के साथ है तो वो किस प्रकार के उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अमेरिका साफ बोल दिया है कि हम भारत के और पाकिस्तान के मामले में फट्टा नहीं, हाथ नहीं डालेंगे। तो पाकिस्तान जो अमेरिका से हथियार खरीदा है, वो वहाँ पर वो अपने आप को न्यूट्रल समझ लेगा, वहाँ पर उसे डिकोड कोड नहीं देगा, जिसके आधार पर वो उपयोग नहीं कर पाएगा। यह भी एक समस्या है। तो ये सब चीज़ें समझिएगा कि हमारा केवल युद्ध है ना, दो देशों के बीच नहीं होता है। दो देशों के बीच जो अन्य सदस्य हमारे साथ काम कर रहे हैं, दो देशों के संबंधों को बनाने के लिए, हमारे साथ रूस किस तरीके का बिहेव करेगा, हमारे साथ अमेरिका कैसा बिहेव करेगा, वो भी साथ करता है, वो भी अहम भूमिका अदा करता है। तो इस संदर्भ में भारत इससे आगे है। तुम एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी लिया उन्नत, भारत तुम दो ही लोगों से खरीदोगे ना, या तो रूस से या तो अमेरिका से। तो रूस हमारा पारंपरिक दोस्त है, अमेरिका हमारा आधुनिक दोस्त है। तो आधुनिक दोस्त कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी बातें चल रही है। देखिए यही मामला इजराइल के मामले में अमेरिका तुरंत आ गया था, बोला था नहीं, गाजा पट्टी और इस प्रकार की चीज़ें जल्दी कंट्रोल करो। यहाँ पर चुपचाप बोल दिया कि हम साथ में नहीं, क्योंकि आतंकवाद की मार तो वो भी झेल रखा है ना। भारत स्पष्ट कूटनीति प्रबंधन करता है, ध्यान रखिएगा, साफ दो टूक शब्दों में बोलता है। यह हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि किसी देश के खिलाफ। हमने अभी तक जो भी प्राथमिक हमले हुए थे आतंकवादी ठिकानों पर किए गए थे, और वो साफ तौर पर वो दिखाया भी। तो यह समझिएगा, तो विश्व किस आधार पर पाकिस्तान का साथ देगा, तो आतंकवाद से सभी झेले हुए हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। नॉर्वे अमेरिका का भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है,
ध्यान रखिएगा। नासाम इसे क्या करता है, 25 से 50 किलोमीटर। ये आधुनिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ बहुत दिन से सुरक्षा है। थार्ड याद रखिएगा, थर्मल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस जो है आपका अमेरिका का है, 200 किलोमीटर से अधिक इसका रेंज है और उच्च ऊंचाई वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है और इसे मार गिराता है। तो इस प्रकार से बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम विश्व में काम कर रहे हैं और सभी अपने अपने स्तर अपने प्रदर्शन को करते हैं। तो ये एक प्रश्न आपसे यहाँ से लीजिएगा, कुछ प्रश्न। थार्ड प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? हवाई जहाज गिराना, क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना, बैलिस्टिक मिसाइलों की ऊंचाई पर रोकना, टैंकों का मुकाबला करना। कौन प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और नए और पुराने बच्चे जरूर आप डीएनए को अच्छे से सीरियस होकर देखिए। हाँ, क्लास कुछ दिन नहीं होती है तो उसके लिए मलाल नहीं रखना है। क्लास जितने दिन हो रही है ना उतना ही काफ़ी है। उतना अगर 100% करके जाइएगा ना तो आपका है ना सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि आपकी थ्योरी, आपका समझ, आपका कॉन्सेप्ट औरों से अलग होगा, रटा रटाया नहीं होगा। मैं जो भी बातें बताता हूँ या तो उसका बेसग्राउंड कुछ ऑथेंटिक होता है या पेपर के उस महत्वपूर्ण पक्षों को लेता हूँ जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले। तो इसलिए आप उन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर कीजिएगा। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम किसके सहयोग से विकसित किया गया? भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत इजराइल, भारत जापान। तो इसका भी सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं आज का प्रश्न 10 मई 2025 का। देखिए प्रश्न है, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य विशेषताएं को रेखांकित कीजिए। मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करते हुए स्पष्ट कर दिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है पर इसके संदर्भ बहुत डीप तक जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या क्या, इसको लिखना है। स्पष्ट कर दिए कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। तो यह 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा और ग्रुप में भेज दीजिएगा। देखिए 71st के लिए आपको पंचतत्व सीरीज चल रहा है। जो भी बच्चे टारगेटेड बैच करना चाहते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ लीजिए। केवल आप मेंस का प्रीलिम्स का करना चाहते हैं तो आप अलग से आप बैच परचेज कर सकते हैं और दिए गए नंबर से पहले बात कर लीजिएगा। हाँ, उसके बाद चीज़ों को कवर कीजिए तभी बैच लीजिएगा, क्योंकि देखिए पहले कंफर्म हो लीजिए आपके लिए कौन सा उपयोगी है कौन सा नहीं। ऐसा नहीं कि बैच ले लीजिए फिर बाद में पता चला कि आप को पंचतत्व लेना था पर आपने प्रीलिम्स के लिए ही केवल ले लिया। देखिए ज़्यादा फी नहीं रखा गया, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है, 4,999। ये 2 साल के लिए आपको वैलिड है। 2 साल तक हम आपको हर चीज़ से आपको सुविधा देंगे कंटेंट के तौर पर, या तो फिर आप मेंटरशिप लेना चाहेंगे वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए साथ रहूँगा। तो 2 साल बहुत ही है, 2,500 रुपये साल का हिसाब से। तो यह आपका जो क्लासेस चल रही है आपको डे 5 आपका डे 6 कवर हो जाएगा। उसके बाद 7 से लेकर जिस तरीके से डे वन से लेकर आपको कवर किया गया 111 डे आपको ये सब टारगेटेड बैच में कवर किया जा रहा है। तो आप जल्द से जल्द आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रवास सीरीज भी चल रहा है। केवल प्रीलिम्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें सेक्शनल 14, PYQ 12 है, फुल लेंथ 9 है और आप निर्धारित समय पर आप टेस्ट दे सकते हैं। आपका स्टार्ट होगा 15 तारीख से और 31/8/2025 तक यह समाप्त हो जाएगा। टारगेट है जिसमें आप लोगों को दिया जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न के साथ उत्तर मॉडल भी उत्तर भी दिया जाएगा और साथ ही साथ अगर कोई स्पेशली ओकेजन पर अगर हम बात करना चाहेंगे मेंटरशिप तो गूगल मीट के माध्यम से चीज़ों को सॉर्ट आउट भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है, फी रखा गया मात्र 499 रुपये, तो आप इसे ले सकते हैं। कल ही एक बैच लॉन्च हुई है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। जो बच्चे 2-3 बार मेंस दे रखे हैं या एक बार पिछली बार 71 PT भी दे रखे हैं, मेंस दे रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा उनको ध्यान में रखते हुए 71 BPSC कंप्लीट मेंस स्ट्रेटजी CMS प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें हम क्या करेंगे, टारगेटेड आप लोगों को डेली वाइज टॉपिक के माध्यम से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। टारगेट दिया हुआ है आपको निर्धारित समय पर। इसकी कोई भी जानकारी हो तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा, जो आपको नंबर यहाँ उपलब्ध कराया गया है। तो ये बच्चे जो है पुराने वो ले सकते हैं, जिसमें आपको एसए के 24 टेस्ट है और DI के भी 24 टेस्ट है। दोनों एक साथ होगा, एसए और DI एक ही दिन टेस्ट होगा, अर्थात 1-1 घंटा का टेस्ट रहेगा वो। आपको ध्यान रखिएगा। साथ ही पॉलिटी के टेस्ट होंगे 10, हिस्ट्री के 10, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के 12 टेस्ट, करंट IR के 10 करंट। यह PT से पहले की बात हो रही है,
फिर पीटी के बाद जब पीटी एग्ज़ाम हो जाएगा, जिनके जिनके रिजल्ट आएंगे उनके बाद अलग से मेंस का एक अलग प्रोग्राम आएगा। अब साइंस टेक्नोलॉजी के 8 टेस्ट होंगे। तब तक आप लर्न कर पाएंगे, स्किल कर पाएंगे, कैसे बेसिक आंसर राइटिंग करना है, लर्न प्रोसेस, हेड राइटिंग कैसे करना, मैनेजमेंट कैसे करना, टाइम मैनेजमेंट, इम्प्रूव सेल्फ कैसे करना, स्वयं का इम्प्रूव कैसे करना है। फिर आपको डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन के प्रति अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे, लर्न योर फ्लो चार्ट एंड डायग्राम कैसे कर पाएंगे, कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम करना। शुरुआत से अंत तक आपको यह चीज़ें कंप्लीट करके देगा कि आंसर राइटिंग हमको कैसे करना है। देखिए बहुत सी बातें सभी जगह होती है कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, हम कमिटमेंट के साथ रहेंगे कि आपकी कॉपी रियल टाइम पर उपलब्ध करा दी जाए। 1 से 2 दिन तक अंदर कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, मॉडल उत्तर क्लास के जस्ट जैसे ही टेस्ट होगा उसके बाद हैंड रिटिंग आपको लिखा हुआ मॉडल आंसर मिलेगा, प्रिंटेड नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कंप्यूटर से टाइप किया नहीं, हैंड रिटन मिलेगा, ताकि आप स्वयं को महसूस कर पाए इसी तरीके से हम एग्जाम हॉल में भी लिखें। यह आपको प्रयास किया। फ्लो चार्ट डायग्राम उसमें उपलब्ध रहेगा, साथ ही साथ नवीनतम डाटा जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड होगा उस टॉपिक का नवीनतम डाटा शामिल रहेगा। इसलिए आप लोग इस बैच को जरूर लीजिए। जो बच्चे अंतिम रूप से तैयारी करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। जो भी नए बच्चे, अब पुराने बच्चे तो हैं जो हमको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो वो बच्चे भी लेंगे। तो चलिए मिलिएगा, कोई भी क्यूरी है तो दिए गए नंबर से बात कर लिएगा। एक टेटोरियल आर्मी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है तो ध्यान रखिएगा, मुश्किल वक्त में बुलाई जाती है टेटोरियल आर्मी को। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने थल सेना को टेटोरियल आर्मी को बुलाने की शक्ति से लेस किया है। तो इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितने हमारे पास जवान है टेटोरियल आर्मी, तो ध्यान रखिए 50,000 जवान है हमारे पास। इस तरीके से 65 यूनिट काम कर रही है इसकी, और 6 बटालियन के साथ काम करती है आर्मी। अब टेटोरियल आर्मी है क्या, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, टेटोरियल आर्मी भारत का सशस्त्र सेनाओं का एक स्वैच्छिक अंशकालिक नागरिक बल होता है, जो 1949 में टेटोरियल आर्मी एक्ट के तहत स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नियमित सेना को युद्ध, आपदा और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना। टेटोरियल आर्मी, ध्यान रखिएगा, में शामिल जवान और अधिकारी समान नागरिक जीवन जीते हैं, लेकिन समय समय पर सैन्य प्रशिक्षण और ड्यूटी में बुलाए जाते हैं। जैसे अभी सुने होंगे महेंद्र सिंह धोनी को सेना में शामिल किया गया, तो जो अवार्डेड व्यक्ति होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो सेना में स्वैच्छिक रूप से योगदान देना चाहते हैं तो उनको भी टेटोरियल आर्मी में शामिल किया जाता है। उनको इन आपात स्थितियों में बुलाया जाता है, फ्रंट लाइन पर नहीं हो सकता है, बहुत रेयर होता है फ्रंट लाइन पर भेजना, उनको रियल ग्राउंड लेवल पर है ना, उनको उनका योगदान लिया जाता है कि रसद को कैसे पहुंचाना है, रसद का कैसे मैनेजमेंट करना है, गोला बारूद का मैनेजमेंट कैसे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है आने जाने का, यातायात का, ट्रांसपोर्ट का, उसको मैनेज कर सकते हैं, मोराल डेवलप करने के लिए कर सकते हैं, हथियारों को ना मैनेज करने में, तो ये सब के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ताकि जो बेस ग्राउंड पर जो ओरिजिनल आर्मी है, जो रियल टाइम पर फाइट करते हैं, उनको सरहद पर भेजा जाए और उनसे लाभ लिया जा सके। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, ये टेक्निक है, ये हर देश इस तरीके से करता है, केवल भारत ही नहीं करता है। हमारे पास लेयरिंग टारगेट होता है, पहले फ्रंट लाइन पर कौन लड़ेगा, सेकेंड लाइन पर कौन रहेगा, अर्थात बेस कैंप पर कौन रहेगा, और मुख्यालय में कौन रहेगा। तो हम इसका उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। फ्रंट लाइन पर हमेशा वो सैनिक होगा जो युद्ध के लिए अपने ट्रेनिंग पीरियड में अपना ट्रेनिंग किया होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। केंद्र के निर्णय का राजनीतिक महत्व है, ध्यान रखिए कैसे सैन्य तत्परता बढ़ाना है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच टेटोरियल आर्मी की तैनाती नियमित समय की क्षमता को बढ़ाएगी। यह विशेष रूप से नियंत्रण रेखा, सियाचिन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में उपयोगी होगी। टेटोरियल आर्मी के जवान नियमित सेना के साथ साथ मिलकर रणनीतिक स्थलों पर सुरक्षा, गश्त, आतंकवादी विरोधी अभियानों में योगदान देते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि यह कैसे उपयोगी कर सकता है हमारे सेना को मजबूत करने में। तो इस तरीके से हमें गश्त करवा सकता है, सुरक्षा दे सकता है, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायकी हो सकता है। अब टेटोरियल आर्मी में तैनाती कैसे की जाती है, ध्यान, नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा। टेटोरियल आर्मी के इन्फेंट्री जो बटालियन का नियंत्रण रेखा पर गश्त, निगरानी, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता देता है। आंतरिक सुरक्षा में संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डे, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सुरक्षा प्रादेशिक सेना की भूमिका निभा। अभी मैंने क्या बोला कि फ्रंट लाइनर पर लड़ाई के लिए कम ही भेजा जाता है, बहुत रेयर होगा, बहुत ही रेयर है। तब तक हमारी सेना तो पाकिस्तान को 4 बार जीत के आ जाएगी, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तब तो 4 बार जीत कर आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा
तो उससे भी पीछे हमारे ग्राउंड लेवल पर बहुत से वर्क होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन को मैनेज करना, हवाई अड्डे को मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है उसको क्या करना, जैसे चिनाव नदी पर बना ब्रिज उसको सुरक्षा देना। तो यही सब आर्मी करेगी, टेरिटोरियल आर्मी करेगी, ताकि है ना हम हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके और विदेशी सेना को लगे कि नहीं यार बहुत बड़ा सेना है हमारे पास। एक साइको गेम होता है, सामने वाले को साइकोलॉजिकल गेम की तरह क्या किया जाता है, पस्तनी मारी जाती है, ताकि है ना हम अपना प्रबंधन बेहतर। आपदा प्रबंधन के दौरान इनका प्रयोग किया, किसी प्रकार की आपदा होगी, युद्ध या हमले के कारण नागरिक क्षेत्रों में आपात स्थिति आती है तो इनको राहत और बचाव कार्य के लिए भेजा जाएगा। तो सेफ्टी बॉल्व के तौर पर ये काम करते हैं। लॉजिस्टिक और समर्थन भी ये देते हैं, जैसे आपको टेरिटोरियल आर्मी रेलवे और इंजीनियरिंग इकाइयों की सेवा में आपूर्ति, बुनियादी ढांचे रख रखाव के लिए इनको उपयोग किया जाता है। तो नागरिक सेना एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। वेतन और लाभ, टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को सेवा की अवधि और वेतन नियमित सेना के जवानों के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, जब ये आएंगे तो दोनों के वेतन बराबर हो जाते हैं। ध्यान रखिए, यह युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है, इससे देश के सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। टेरिटोरियल आर्मी की विशेषताएं, संरचना और भर्ती को लेकर 18 से 42 वर्ष की आयु नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो पारदर्शी सेना में भर्ती हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए पुरुष और महिला दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रशिक्षण, जवानों के नियमित सेवा के समान प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें हथियार चलाने, युद्ध रणनीति और आपदा प्रबंधन के लिए इसे उपयोग टेरिटोरियल आर्मी कब कब हुआ, 62 में, 65 में, 71 में, 99 युद्धों में तैनात किया गया। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों, आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप 18 से 42 वर्ष के हैं तो आप टेरिटोरियल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, देश सेवा इंपॉर्टेंट, अभी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे ये भी पक्ष है। तो साथ में साथ अगर देश का कॉल आएगा तो जरूर सभी को चलना चाहिए। मुझे आएगा तो जब कॉल आएगा सेना की तरफ से तो मैं जरूर जाऊंगा इसके लिए, किंतु परंतु और तर्क दरक नहीं होगी। सीधा से एक लाइन है, राष्ट्र इंपॉर्टेंट पार्ट है। राष्ट्र है तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, सिंपल सा जान के चलिए। हर चीज़ पैसे के लिए, हर चीज़ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं तय की जाती है। कुछ है ना जवाबदेहिता होती है आपके लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति। तो अगर देश की सेना कॉल करेगी कि हमें टेरिटोरियल आर्मी की आवश्यकता है तो बेहिचक जाने का, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं सिंधु जल समझौता। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि डायरेक्ट बोल दिया, पाकिस्तान क्या किया कि सिंधु जल समझौता जब भारत ने रद्द किया, उसे अपने अनुसार चलाने की बात कर दिया, तो पाकिस्तान रोता पिटता वर्ल्ड बैंक के पास गया। वर्ल्ड बैंक बोलता है वर्ल्ड बैंक के पास जाके कि देखो देखो भाई साहब, पाकिस्तान ये तो समझौता के माध्यम से तय किया गया था। पर उस बेवकूफ को यह न पता है कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो जल के लिए एक समझौता कर रखा है। अमेरिका और चीन जैसे, रूस जैसे देश जो उन्नत देश है, लोकतांत्रिक देशों का हवा भरते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश है, वो अपने राज्यों के बीच जल को लेकर, देशों के बीच जल को लेकर कोई जल बंटवारा समझौता नहीं करता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो तुम्हारे साथ ये ट्रीटी किया था। क्यों? क्योंकि हम उस प्रकार के वज्जी संघ से अपने लोकतंत्र का और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अपने लोकतंत्र का ना दम निकालते, अपना बेसिक स्ट्रक्चर निकालते, जिसके आधार पर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो तुम हमको मत समझाओ कि हमको विश्व को क्या देना है, कैसे रहना है, क्या करना है। जाके तू विश्व बैंक से पूछो एक बार कि भाई जल समझौते को लेकर कौन कौन वैश्विक नेताओं ने समझौता किया, वैश्विक देशों ने समझौता किया। आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि नहीं पहला भारत ऐसा देश था जिसने ये काम किया था। तो यह चीज समझिएगा। तो आप भारत के हितों की रक्षा करना आपका प्रथम दायित्व था ना, कि नहीं भाई भारत अपना उदार नीति ऐसे दिखा रहा है, जल का एक ऑफिशियल बंटवारा कर रहा है। नहीं तो हम चाहेंगे बांध उसी दिन बना दे, तुम क्या कर लेते, जैसे चीन करता है। चीन बोल रहा है ब्रह्मपुत्रा को हम मोड़ लेंगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके पास शक्ति है, मोड़ लेगा। हम इंटरनेशनली उसको दबाव डला सकते हैं, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग में उसका घाटा करवा सकते हैं, तो वो नहीं करेगा। पर तुम हमारे लिए क्या कर लोगे? जब तक तुम हमारे हितों की बात नहीं करोगे, आतंकवादी हमलाओं नहीं रोकोगे, तो हम लोग यही करेंगे। तुमसे हमको तो एक पैसा का तो लाभ है नहीं, नुकसान ही नुकसान है तुम्हारे दोस्ती। वो उसी दोस्त के साथ इसी प्रकार से कहावत कर सकते हैं, दो दोस्त थे, एक दोस्त के साथ हम रहना पसंद करते इसलिए कि हमें विपत्तियों में हमें साथ देता है,
तो इसलिए वो दोस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट। एक दोस्त ऐसा है कि हमारी विपत्तियों में अपना वो लाभ देखता है, तो हम वैसे दोस्त से क्यों दोस्ती रखेंगे। तो आपको समझने की आवश्यकता है। तो ये यही मामला है। जब विश्व बैंक में गया यह पाकिस्तान, तो वहाँ पर भी बैठे हुए कौन है? अजय बंगा। कौन व्यक्ति है अजय बंगा? भारत का व्यक्ति है। उसके पास ये गया, बोला, तो अजय बंगा जी अपने अपने सोर्स से पता किए होंगे, और जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वो उनको डिक्लाइन कर दिया तुरंत। हाँ, दूसरा रहता तो थोड़ा सा क्या बोलता कि चलो ठीक, हम देखते हैं मामला, भारत से बात करते। इन्होंने पहले ही शब्द में बोल दिया कि भाई यह मध्यस्थ है केवल वर्ल्ड बैंक, यह एक पार्टी केवल मध्यस्थता के तौर पर। मध्यस्थ का क्या वैल्यू होता है, मीडिएटर का क्या वैल्यू आपको नहीं पता? शादी ब्याह में मीडिएटर का क्या वैल्यू होता है? लड़की अच्छा निकले तो मीडिएटर का बहुत अच्छे रिस्पेक्ट मिलेगा, 4 प्रकार का पकवान मिलेगा आने के बाद। अगर लड़की खराब निकल जाए, कलह वाला निकल जाए, तो उस अगुआ का क्या हाल होता है उसी अगुआ से जाके पूछिएगा। वैसे ही लड़का अच्छा निकल जाए तो लड़की पास जाएगा वो अगुआ, तो उसको मान सम्मान मिलेगा, दामाद से ज़्यादा उसको ख्याल रखा जाएगा। पर वही लड़का का खराब निकल जाए तो उसका क्या हाल होता है, जाके पूछिए उस मीडिएटर से। वही हाल है अमेरिका वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि हम मीडिएटर केवल है भाई, हमको उसी रूप में देखो तुम, हम उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। ये भारत का निर्णय, तुम्हारा निर्णय, तुम लोग समझो कैसे तुमको इसको आगे बढ़ाना। हाँ, इस बेंच पर क्या आप बात करना, हम न्यूट्रल भूमिका अदा कर सकते। तुम भारत को बोलोगे तो हम तुमको ला देंगे। पाकिस्तान तुम्हारा कुछ बात हम इसको बोल देंगे, तुम देख लो बात, पाकिस्तान कुछ बात बोल रहा है इसके बाद। अब इस पर निर्णय भारत क्या लेगा, इंडिया लेगा, वो सॉवरेन उसकी शक्ति है। तुम इसके लिए क्या मैनेज कर सकोगे, तुम्हारा क्षेत्र होगा। हम केवल तुम्हारे दोनों के बीच एक मंच में लाने का हम ठेका दे रखे हैं, न कि हम ये ऑर्डर देंगे भारत को तुम इस समझौते को तोड़ दो या जोड़ लो या इसको मॉडरेट कर दो भारत पाकिस्तान के प्रति रवैया। क्योंकि यह मीडिएटर की भूमिका है ही नहीं। मीडिएटर केवल दोनों के बीच के संबंधों को स्थापित करने का एक क्षेत्र देता है, एक स्थान देता है, एक नीति देता है, केवल उसका काम यही है। जैसे आप दो वर वधु के शादी में बात कर सकते, मीडिएटर क्या काम रहता है? लड़का वालों को मिला देना, लड़की वालों को मिला देना, एक जगह बैठा देना। अब लड़का लोग को पसंद है लड़की को, तो ब्याह शादी हो जाएगा। और शादी होने के बाद मीडिएटर कहाँ गया, मर रहा है, जी रहा है, क्या मतलब उसका? इसी तरह भूमिका आपको याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने साफ तरीके से बोल दिया। तो हमारा जो भारत का प्रतिनिधि वहाँ है, भारत का वहाँ प्रतिनिधि है, तो ध्यान रखिए भारत के लोग वहाँ है, तो थोड़ा फर्स्ट ही केस में से क्या किया, फर्स्ट ही दृष्टिया में से खारिज कर दिया। नहीं दूसरा देश का कोई होता है इस पर प्रमुख, तो क्या बोलता कि हाँ चलो हम मनाने का प्रयास करते। तो ये सब चीजें होती। तो भारत पहलगाम हमले के बाद जल सिंधु जो 1960 में हुआ है, भारत का कहना दोनों देशों के बीच जो समझौता है उसके प्रारूप के तहत ही उसने यह कदम उठाया है। पाकिस्तान के इस पर तीखी प्रक्रिया आई और पाकिस्तान ने कहा अगर सिंधु जल संधि खत्म किया जाता है तो उसकी तरफ से आने वाले पानी को रोका जाता है तो इसे युद्ध माना जाएगा। अरे तुम्हारे कहने से हम तो ये करेंगे, हमको जब मन होगा तब रोकेंगे, जब मन होगा तब छोड़ेंगे, तुम करो जो करना। फेंक तो रहे हो ड्रोन डेली 500, क्या हाल हो रहा नहीं जान रहे हो। चलिए, सिंधु जल समझौता के संदर्भ में ध्यान रखिए पाकिस्तान और भारत दो पार्टी और मध्यस्थ के और गवाह के तौर पर विश्व बैंक है, गवाह के तौर पर है। ध्यान रखिएगा कि हाँ तुम दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। मीडिएटर जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं ना, तो दोनों तरफ से पार्टियों में एक गवाह आता है, न्यूट्रल व्यक्ति होता है, गवाह बनता है। फलना व्यक्ति ने फलना व्यक्ति से जमीन खरीदी है, तो वही गवाह की भूमिका आता है। गवाह केवल गवाह देगा, वो अधिकार नहीं दिखा सकता है, ठीक है ना। ध्यान, हस्ताक्षर हुआ था 19 सितंबर 1960 को कराची में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कराया यह समझौता हुआ था। विश्व बैंक तीसरे पक्ष के तौर पर दस्तखत किया था। अब ध्यान रखिएगा 6 नदियों का यह बंटवारा होता है। पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास, सतलज। तो रावी, ब्यास, सतलज का नाम याद रखिएगा। रावी, ब्यास, सतलज जो पूर्वी नदी है, और पश्चिमी नदी जो सिंधु, झेलम, चिनाब। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, यह 3 नदी जो ऊपर का है वो पाकिस्तान का है, और नीचे का जो 3 नदी है वो आपको कौन है, भारत का है। तो पूर्व सबसे पहले आपको रावी नदी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा ये चीजें। रावी सबसे पहले आती है क्रम में, हम देखें तो भारतीय सीमा में ध्यान रखिएगा, जब पाकिस्तान से मिलने जाती है नदी तो सबसे पहले रावी नदी आपको देखने को मिले, तो इसलिए इसे पूर्वी नदी के तौर पर, अर्थात पूर्व की ओर सबसे ज्यादा झुकी हुई नदी है। इसलिए सिंधु तो आपको यहाँ से निकल के आती है, भारत के क्षेत्र से होते हुए जाती है। इंडस नदी आपको बाद में जुड़ती है पाकिस्तान में, इसलिए इसे पश्चिमी नदी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ दे सब, सिंधु तो झेलम से बड़ी है, रावी से बड़ी, तो इसे पश्चिमी नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सबसे बाद के दिनों बाद में आता है।
ठीक ना, जो भी है, जो पाकिस्तान के पार्ट में वो बाद में आता है, और जो भारत का पार्ट है वो पहले आता है, पाकिस्तान में जुड़ने से पहले, मिलने से पहले, ठीक है ना, पाकिस्तान भूमि में मिलने से पहले। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी नदी, पूर्वी नदियां पश्चिमी नदियों के तौर पे से बांटा गया है। इस तरीके से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जल का विभाजन, पूर्वी नदी है जो रावी, ब्यास और सतलज, भारत को पूर्ण अधिकार होगा उसका प्रयोग कर सकता है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, पाकिस्तान को अधिक उपयोग का अधिकार है, भारत सीमित उपयोग करेगा, जैसे सिंचाई, पन बिजली कर सकता है। और यह ऋण आपको बहते नदी पर करेगा, उसके पानी को बाधित नहीं कर सकता। यह नियम कानून बनाए गए थे सिंधु जल समझौता के। जो पश्चिमी नदियां, पूर्वी नदियों में पूर्ण अधिकार रखता है, क्या करेगा, कितना छोड़ेगा, उसके लिए पाकिस्तान दावा नहीं कर सकता, पर इसके लिए दावा कर सकता था जल सिंधु समझौते के तहत, कि जो भी डैम बनाओगे, जो भी पनबिजली योजना बनाओगे, तुम जल के बाधा नहीं करोगे, अर्थात डैम बड़ा बना कर रोक नहीं, इससे चलते हुए पानी में तुम बना सकते हो, ये सब बातें बोला था। तो समझौता हमने तोड़ दिया, अब हम जो चाहे कर सकते हैं इन नदियों पर। अब एक प्रश्न ले लीजिए, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में लिखित 4 नदियों में से 3 उनमें से एक में मिलती है, जो अंततः सीधे सिंधु में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नदी जो सीधे सिंधु में मिलती है? चिनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते, थोड़ा सा स्टे होकर चीजों को समझिएगा, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चलिए मेंस का प्रश्न यहाँ एक लीजिए, आज का 2 क्वेश्चन मेंस के लिए है। यह यूपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। सिंधु जल संधि का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए और बदलते द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में इसके पारिस्थितिकी, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थताओं की जांच कीजिए। यह वर्तमान संदर्भ से जोड़ लीजिएगा, हालांकि 2016 में आया था, उस समय विवाद चल रहा था। अभी हाल के विवादों से जोड़कर देखिएगा, ठीक है ना, कि सिंधु जल समझौता लेखा जोखा पहले दे दीजिएगा, द्विपक्षीय संबंध जैसे बदले हैं, पारिस्थितिकी, आर्थिक और राजनीतिक, उसके निहित जो भी है उसकी जांच कीजिएगा। आंसर आप लिख के पेड ग्रुप में भेज दीजिएगा, या ऐप पर जो आपका बना हुआ है चैट बॉक्स आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का, वहां आप शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ इसरो के 7 सैटेलाइट क्यों चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान पर आतंकी ठिकानों सटीक हमला करने इसरो की अहम भूमिका रही। केवल भारत के मिसाइल ही जाके हमला नहीं किए हैं, भारत की सटीकता का प्रमाण आपको इसके सैटेलाइट के द्वारा दिया गया। इसरो ने सैटेलाइट नेटवर्क के इनपुट के जरिए मदद की है भारतीय सेनाओं में रडार सिस्टम, आपको पाकिस्तान के ड्रोन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम को निष्क्रिय सफलता प्राप्त कराया। यहाँ पर भारतीय सेना आतंकवादियों के अड्डे को सटीक पहचान की और उसके हमले के लिए लक्ष्य तय किए, तो पाकिस्तानी सेना के ठिकानों, हथियारों और टुकड़ियों का आवागमन, रडार स्टेशनों, इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों ट्रैक करने जैसी हर संवेदनशील हरकत को पकड़ने के लिए, खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए इसरो के सैटेलाइट नेटवर्क खासा मददगार रहा। इसमें 7 सैटेलाइट संवेदनशील और खुफिया जानकारी पा रही थी। उन 7 सैटेलाइट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसके संदर्भ में देखिएगा, 7 सैटेलाइट की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, 7 जो शिवलांश उपग्रह ने सेना को मिल रही सटीक इनपुट का कार्सोसेट से लेकर 0.6 मीटर से लेकर 0.3 मीटर तक हवाई रेजोल्यूशन इमर्जिंग मिल सकती है, ऐसी बातें की गई थी। लॉन्च की गई लोकेशन, मूवमेंट, सभी चीजों को स्पष्ट किया, जिसमें ध्यान रखिए रडार इमेजिंग सैटेलाइट जो RI सेट जो है 2B, वो काम करता है, जो यह बादल घिरे होने, रात में अंधेरे होने पर धूल भरे मौसम में भी निगरानी संभव करता है। सिंथेटिक आर्चर रडार आधारित निगरानी पाती है और भारतीय तटों लगे इलाकों समुद्र में घुसने वाले किसी भी अवांछित जहाज को ट्रैक करता है। और क्षमता सैटेलाइट नौसेना को उपलब्ध कराता है, जो क्षमता वाले सैटेलाइट ये उपलब्ध कराता है, आंकड़े उपलब्ध कराता है। फिर RI सेट 2BR सिंथेटिक अपर्चर, यह भी एक रडार, इसी का अपग्रेड वर्जन है। ध्यान रखिएगा, यह रडार आधारित सैटेलाइट है, पाकिस्तान के छिपे हुए मूवमेंट की जानकारी का पता चल सका, इससे लक्ष्यों की पुष्टि हो सकी है। महज 35 सेंटीमीटर की दूरी से स्थित 2 ऑब्जेक्ट्स को पहचान करने के लिए क्षमता खुफिया सैटेलाइट के माध्यम से यह दिया। अब ध्यान के अंतरिक्ष में है यह, और मात्र भूमि से 35 सेंटीमीटर, कितना बड़ा होगा सोच के देखिए, उतने ऊंची जमीन से जो उतनी ऊंची भी है, वहां तक वो अपने आंकड़े को है ना एकत्र कर सकता है, उसके विजुअल ले सकता है, उसके डाटा को संग्रह कर सकता है, मात्र जमीन से 35 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन इसका है। समझ के देखिएगा कितना है। कार्टोसेट 3
यह सैटेलाइट क्या करता है, इंडिया रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जो थर्मल इमेजिंग क्षमता वाले, अर्थात हीट जो शरीर में होता है उसको थर्मल कर लेता है, इमेज कर लेता है। कोई आदमी है नहीं, कोई पशु है नहीं, कोई पशु है वहां पर क्या, किस प्रकार के बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उसके इमर्ज कर लेता है थर्मल इमेज के तौर पर, अर्थात उसके हीट के आधार पर उसके जो है। ये सैटेलाइट में पहले यह था, जो कंप्यूटर सैटेलाइट को डाटा संग्रह कर वहाँ पहले से फिट होता है, अगर इस प्रकार के हीट होगा इतना एव का तो कौन क्या वहां पर चल रहा है। तो थर्मल इमेज के माध्यम से यह सैटेलाइट 25 सेंटीमीटर वस्तु की हाई रेजोल्यूशन इमेज को क्या करता है, पैक्रोमेटिक कैमरे में लेस करता है और मिशन से जुड़ा होता है उसे भेज देता है। ये जो इमीसेट सैटेलाइट डीआरडीओ के कौटिल्य का नाम भी आपको याद रखना, प्रोजेक्ट के तहत 8 साल में विकसित किया और सीमा पार दुश्मन के रडार इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को पकड़ने में क्षमता रखता है। 90 मिनट में धरती का एक परिक्रमा कर देता है। तो 90 मिनट में ना कुछ भी कहीं भी हो रहा है, यह सैटेलाइट क्या करता है, हमें वो डाटा दोबारा दे देता है। तो इस तरीके से अनेक मूवमेंट वो ये कैप्चर कर लेता है, अनेक मूवमेंट को या डाटा हमारे साथ शेयर कर देता है। तो इमी सेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंटेलिजेंस है उससे हासिल हो पाया और इससे के जरिए पाक के रडार स्टेशनों, संचार स्टेशन सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को ट्रैक किया जा सका। इससे पता चला कहाँ क्या सैन्य उपकरण सक्रिय किए जा रहे हैं। अर्थात मान लीजिए ये अभी वर्तमान में एक चक्कर मार के आया तो कोई मूवमेंट यहाँ है सैटेलाइट उपकरण का, अगर यह यहीं पर है फिर अगले 90 मिनट में, तो सोचिएगा नहीं यह पहले से ही निर्धारित स्थान पर रखी हुई है, वो नहीं, वो कुछ सेना का मूवमेंट नहीं हो रहा, पर यह यहाँ पर रखा हुआ, यह आगे बढ़कर यहाँ पहुंच गया। तो इसका मतलब यह जब 90 मिनट दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, यह स्थिति बदलते जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यह इमेज कर पा रहा है जो यह हथियार है, जो भी कुछ भी हो सकता है हथियार के तौर पर, वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब सेना की आवाज अभी स्टार्ट हो गई है, उसके हथियारों की आवाज अभी स्टार्ट हो गई। तो इसी आधार पर हमारे रडार सिस्टम क्या करता है, अहम भूमिका अदा करता है हमारे डाटा को इमर्ज करने में। तो हमारी सेना, हमारी खुफिया एजेंसी इसी आधार पर इमेज करके डाटा को संग्रह करके सटीक निशाना लगाती है। क्लियर है। अब हाईसिस सैटेलाइट जो है वो क्या करता है, हाईसिस के जरिए क्या कहते हैं, हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग आपको हासिल हो पाया, यानी पाकिस्तान में किसी भी स्ट्रक्चरल बदलाव या सैनिक जमवाड़े की पहचान कर पाना संभव। सोच के देखिए, अगर एक जगह सेना खड़ी है तो यह सेना है और यह स्ट्रक्चरल बदलाव कर रहा है, अर्थात यहाँ पर सेना के पहले मान लीजिए पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ। इसका मतलब यह समझ पाएगा कि यहाँ संग्रह हो रहा है एक जगह, कुछ न कुछ यहाँ काली दाल बनाई जा रही है, उसको भुना जाएगा बाद में, तो पहले ही बम फोड़ दो वहां पर। तो ये भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम पाक के हथियारों, वाहनों, सामग्रियों के आधार पर पहचान करने में क्षमता डेवलप कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम इमेज क्रिएट कर पाते हैं कि हमारे दुश्मन के पास क्या क्या उपलब्ध है। GSAT-7 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यह क्या किया कि नौसेना तट रक्षा बल के संचार के लिए उपलब्ध समूचे महासागर में रियल टाइम कम्युनिकेशन की क्षमता को 60 से 75 एयरक्राफ्ट के मध्य एक संचार सक्षम उपलब्ध कराया, जो नौसेना सभी संपत्ति एक साथ जोड़ने का क्षमता रखता है। तो ये क्या किया, नौसेना और तट रक्षा बलों को मजबूती प्रदान किया, आंकड़े दिया। इसके जरिए सेना ने कमांड और यूनिट्स के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने में मदद ले रही थी। खासकर नौसेना समुद्री निगरानी कि अरब सागर पर हमारे मूवमेंट कैसे होने चाहिए, यहाँ पर कौन कौन हिंद महासागर में आकर आपको जो हमारे अंदर के सबमरीन है या इस तरीके के जो भी उपकरण काम करते हैं वो कहाँ पर क्या स्थिति रखे हुए। तो GSAT यह आपको दिया। सैटेलाइट इस्तेमाल वायुसेना और थल सेना जो अनमेड एरियल व्हीकल है यानी ड्रोन है के संचालन और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, कमांड सिस्टम को और भी उन्नत कर दिया और पाक से आने वाले ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उसको मार गिराने में मदद करवाया। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण सैटेलाइट है। GSAT-7A एंग्री बर्ड जिसको बोला जाता है, यह सैटेलाइट कुछ क्षमता 300% भारतीय सेना, 30% भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स के में उपलब्ध है, जो इस उपग्रह से वायुसेना के सभी संपत्ति यानी फाइटर प्लेन, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम पहले ही अर्ली वार्न कर देता है कि तुम्हारे क्षेत्र में आने वाला है। तो इसे क्या करता है, इससे फाइटर प्लेन सभी इकट्ठा हो जाते हैं, जमीनी स्टेशनों जोड़ने का क्षमता रखता है और वायुसेना के नेटवर्क को केंद्रित युद्ध क्षमता में हासिल करता है, एक इंटीग्रेटेड वार रूम बना देता है। इसीलिए एंग्री बर्ड इसको बोला जाता है। ये क्या करेगा, तुरंत अलार्म लगा देगा। देखो जैसे ही ये सूचना भेजा, सोच के मान के चलिए हमारे
क्षेत्रों में ऐसी गतिविधि हो रहा है जो अनएक्सेप्टेड है। तो जितने भी हमारे यहाँ कोर सिस्टम है, हमारे यहाँ जो युद्ध करने वाले या सुरक्षा देने वाले अर्ली बॉर्न सिस्टम है, उसको एक्टिव मैसेज भेजता है। तो यह अंग्री कर देता है, सभी को जगा देता है और थोड़ा सा गुस्सा दिला, देखो तुम सो मत, हमारी तरफ आ रहा है तो तुम एक्टिव हो जाओ, हर मामले में एक्टिव हो जाओ। इसलिए ध्यान रखिए, वायुसेना नेटवर्क को यह मजबूत कर देता है और वायुसेना जहां चाहे वहां आपको क्या करता है, युद्ध के तौर पर या सुरक्षा के तौर पर हमें बेहतर सुरक्षा मुहैया कराता है। अब इसी के साथ ध्यान रखिएगा, भारत 52 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसी अंतरिक्ष आधारित अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए एक दो नहीं बल्कि 52 सैटेलाइट को एक समूह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसरो के चेयरमैन, सभी सैटेलाइट अगले 5 साल में लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो 52 सैटेलाइट हमारे सुरक्षा के लिए भेजे जाएंगे। वो पाकिस्तानी सीमा होगा, चीन की सीमा होगा, बंगाल की सीमा से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से जुड़े सभी सुरक्षा को पुख्ता करेगा। क्लियर है? यह काम समय सीमा में पूरा किया जा सके, इसके लिए 52 में से आधे निजी उपग्रह भी होंगे। ध्यान रखिएगा, क्षेत्र विकसित करेगा, सीधे उपग्रह इसरो खुद तैयार करेगा। इस तरीके से हम 52 सैटेलाइट और भी सुरक्षा के लिए, युगों की आवश्यकता बढ़ गई है, जरूरत बढ़ गई है, तो हमारी तकनीक, हमारे कार्य करने की क्षमता, निजी सहभागिता, सभी चीजें परिवर्तित हो जाएगी। इस युद्ध के बाद मान के चलिए आने वाले समय में भारत अपने इसरो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को, अपने रक्षा कार्यक्रम को, अपने वायुसेना डिफेंस सिस्टम को सभी स्तरों पर आमूलचूल परिवर्तन करेगी। जब युद्ध समाप्त होगा उसके बाद पूर्ण विचार, क्योंकि हमें और भी आधुनिक, और भी उन्नत, और भी तीव्र गति से हमला करने वाले टेक्नोलॉजी डेवलप करने होंगे। हो सकता है भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम स्वयं बनाना शुरू कर दे, क्योंकि अभी हम रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर काम कर रहे हैं। तो हम जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पहले से छोटे स्तरों पर काम कर रहा, उसको और उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे। हम साथ ही साथ हम और भी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। हमारे पास बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल पहले से, मान के चलिए जो पटना कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया था, तो उसके आधार पर हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी ही है, क्रम ही है। पर भारत और भी अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर पुनर्जीवित करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन करेगा। तो ध्यान रखिए, युद्ध के बाद आपके बहुत से प्रश्न बनेंगे इससे, और इसको एग्जाम ओरिएंट बनाने का प्रयास कीजिएगा, मेंस, इंटरव्यू और पीटी के स्तर पर। और इस बार पीटी जिनका इंटरव्यू इस बार होने वाला है, यह रक्षा क्षेत्र में हो रहे कुछ भी परिवर्तन को एक्टिव मोड में रखिएगा, वहां आप एग्जाम यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर कोई भी बैच चल रही है तो आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा और उनसे बात करके अपने सीट को बुक करिएगा। और बहुत ही बेस्ट प्लान के साथ चीज़ें लेकर आ रही है हमारी टीम, एनर्जेटिक है इस बार आपको बेहतर सेवा देने के लिए। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।